So today we are going to discuss a topic of operational amplifier, oscillator. So here we study the oscillator in the uh, operational amplifier. Actually, you know about the oscillator in class 11th, class 12th in electronics. An oscillator is a circuit that generates a repetitive waveform of fixed amplitude and frequency without any external input signal. Actually, आपने जो ऑसिलेटर पढ़ा होगा या जिसे हम हिंदी में दोलित्र भी कहते हैं वो बहुत सारी जगह पहले भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, विद्युत दोलन मिलते हैं, ऑसिलेट करते हुए मिलते हैं, प्लस माइनस जो हम बात करते हैं वो मिलते हैं। एक्चुअली ऑसिलेटर क्या है? कुछ कंटेंट्स इसमें सबसे पहले हम देखें, क्या क्या हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑसिलेटर के बारे में, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर, then frequency stability of oscillator, then the types of the oscillators here we have to study, and in types we read about phase shift oscillator and we will also see about the Wien bridge oscillator. इतनी सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर इस कंटेंट्स में। तो सबसे पहले जो बात है वो है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में ऑसिलेटर क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, ऑसिलेटर इज ए सर्किट that generates a repetitive waveform of fixed amplitude without any external input signal. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये एक बेसिक उसकी डेफिनेशन है हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि यहाँ क्या हमें नया मिलेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऑसिलेटर में, और जो बेसिक हम ऑसिलेटर पढ़ते थे वो ध्यान होगा आपको कि बेसिक ऑसिलेटर में सबसे पहले हम एलसी टैंक सर्किट पढ़ते थे। आपको याद होगा एलसी टैंक सर्किट के बारे में, एलसी परिपथ के बारे में। उस एलसी टैंक सर्किट में हम पहले कैपेसिटर को क्या करते थे, चार्ज करते थे बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। जो आपका कैपेसिटर है उसको हम पहले क्या करते थे, चार्ज करते थे किसी एक्सटर्नल सोर्स से। देन क्या होता था, वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता था, और डिस्चार्ज होने के बाद जो कॉइल होती थी, दैट मीन्स एल होता था, जो इंडक्टर होता था वो चार्ज हो जाता था। ये एलसी सर्किट हमारा था, आपको याद होगा। तो इसमें हम पहले हमें इसे चार्ज करने के लिए कुछ सोर्स देना पड़ता था, फिर जब हम इस सोर्स को बंद कर देते थे तो ये चार्ज होके डिस्चार्ज होता था, और एल फिर क्या हो जाता था, चार्ज होता था, फिर डिस्चार्ज होता था। इस प्रकार हमें एलसी ट्यून सर्किट यानी कि ऑसिलेशन मिलते थे। ये होता था हमारा एलसी टैंक सर्किट में, जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में, बेसिक ऑफ ऑसिलेटर कह सकते हैं। बट एक्चुअली ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर कन्वर्ट द यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम ए डीसी सोर्स इनटू एन अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। क्योंकि मैंने बताया कि सीएल हमने एक सोर्स लिया है, डीसी बैटरी एक लगाई है सी को चार्ज करने के लिए, फिर वो सीएल चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म हमें क्या करता है, जनरेट करके ये देता है। तो लेकिन हमें तो पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है कि हमें एक जो सोर्स है वो हम कंटिन्यू नहीं देना चाहते। तो सोर्स कंटिन्यू नहीं देना चाहते, फिर भी हमें रिपीटेटिव वेवफॉर्म मिलने चाहिए, कंटिन्यू वेवफॉर्म मिलने चाहिए। इसके लिए हम ओपेम फीडबैक सर्किट का यूज करते हैं, जो हमें एक्चुअली हर बार जो आउटपुट का फीडबैक होता है वो इनपुट में देता है, जिससे हमें कंटिन्यूअसली क्या मिल सकते हैं, वेवफॉर्म मिल सकते हैं रिपीटेटिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है। So, an oscillator is a type of a feedback amplifier in which output is feedback to the input via a feedback circuit. So, output को जब हम input में फिर से feedback कर देंगे तो हमें जो external source की requirement हुआ करती थी वो external source की अब requirement नहीं होगी। Clear है? So, ये हमारा उसका प्रिंसिपल समझने के लिए सर्किट डायग्राम एक फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम से हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे पास आउटपुट आता है, दैट मीन्स हैविंग प्रॉब्लम कनेक्टिंग नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं इसके कैलकुलेशन को कि प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाला जा सकता है। तो ये आपको एक जंक्शन दिख रहा होगा, ये जंक्शन है। अगर यहाँ पर हम वोल्टेज के जो फॉर्मूले लगाएं तो वीडी की डायरेक्शन देखिए यहाँ है, ठीक है, और वीएफ जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, देखिए ऊपर की तरफ है वीएफ। ठीक है, और वी इन की जो डायरेक्शन है
वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक आउटपुट भी देख लेते हैं। जो वी आउटपुट की जो डायरेक्शन है, ये वी आउट जो फेड किया जा रहा है इनपुट में, वो यहाँ पर है। तो अगर हम जंक्शन में बात करें तो जंक्शन में जो हमें VD मिलेगी, VD की वैल्यू होगी, वो VD की वैल्यू दो वोल्टेज में वो डिवाइड हुई है, VF प्लस V इन के फॉर्म में मिलेगी हमें। क्योंकि जो VD है, यहाँ देखिए ये VD यहाँ से निकल रहा है, जंक्शन से निकल रहा है, और उसके ऊपर दो वोल्टेज आ रहे हैं, एक VF आ रहा है और एक V आउट आ रहा है, जिससे VD की वैल्यू हमारे पास होगी VF प्लस V इन। ओके, अब अगर हम V आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर जो V आउटपुट है वो हमें मिलता है, जनरल जो फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ रहे थे, वो मिल रहा है AV VD। हमें मालूम है डिफरेंशियल गेन का जो मिलता है फॉर्मूला, वो हमें मिला। और अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, VF की बात करें कि हमें VF की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो हम लिख सकते हैं कि VF अपॉन V आउट इक्वल टू B, दैट मीन्स VF इक्वल टू B जो फीडबैक गेन होता है इनटू V नॉट। ये तीन इक्वेशन आप देख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। VD की जो वैल्यू है वो V इन के फॉर्म में अगर हम निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी VD माइनस VF इक्वल टू V इन। ट्रांसफर हमने किया, जो इक्वेशन नंबर 1 है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया उसको। ठीक है, अब VF की वैल्यू हमारे पास है, उस VF की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, और VD की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। कहाँ से VD की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से VD की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 3 से VF की वैल्यू को यहाँ, इस इक्वेशन को मैं 4 ले लूं तो इस इक्वेशन नंबर 4 पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे पास क्या था। हमारे पास था VD माइनस VF, ठीक है, इक्वल टू हम लिए थे V इन। ठीक है, अब इसमें VD और VF की वैल्यू हमें पिछले से पुट करनी थी। देखें एक बार पीछे हमारा जो कैलकुलेशन था कि VD की जो वैल्यू है वो है V नॉट अपॉन AV, V नॉट अपॉन AV। ठीक है, तो VD की वैल्यू हम लिख सकते हैं V नॉट अपॉन AV, ये V नॉट अपॉन AV हो गया, माइनस VF की जो वैल्यू है वो भी एक बार फिर से देख लें। VF की वैल्यू हमारी क्या थी, VF इक्वल टू BV नॉट है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि VF की जो वैल्यू है वो BV नॉट है, BV नॉट इक्वल टू V इन। ठीक है, तो यहां से हम V नॉट अगर निकालना चाहें तो V नॉट की वैल्यू हमारे पास होगी 1 अपॉन AV, 1 अपॉन AV माइनस B इक्वल टू V इन। सिंपल है ये। ठीक है, या और सिंप्लीफाई कर लें तो V नॉट के साथ हम लिख सकते हैं V नॉट इंटू 1 माइनस AVB, 1 माइनस AVB अपॉन AV इक्वल टू V इन। अब यहाँ से V आउट अपॉन V इन को हम कंपेयर कर सकते हैं कि V आउट अपॉन V इन जो है वो कैसा हो सकता है। तो V आउट अपॉन V इन की वैल्यू हमें मिलेगी, V आउट अपॉन V इन की वैल्यू हमें मिलेगी AB अपॉन 1 माइनस AB, B, AB अपॉन B अपॉन 1 माइनस ABB, ABB, ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये क्वेश्चन 5 ले लीजिए अगर हम लेते हैं। अब इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि अगर V इन 0 है बट V आउटपुट फिर भी हमारा 0 नहीं आता, अगर V इन को 0 लेते हैं तो भी V आउटपुट 0 नहीं आता, तो V इन 0 V आउटपुट इज नॉट 0, दैट मीन्स 1 माइनस AVB इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं डिनोमिनेटर पोर्शन को। सो AVB की वैल्यू जो आनी चाहिए हमारे पास वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। सो
अगर हम पोलर की बात करें, पोलर केस में बात करें कि AVB की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि हमारा जो AVB आना चाहिए एंगल के फॉर्म में वो या तो 0 डिग्री पोलर फॉर्म में या तो फिर आना चाहिए 360 डिग्री। सो ऑसिलेटर के लिए रिक्वायरमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन जो हमारा मिला, अभी हमारा क्या मिला, जो लूप गेन मिला है AVB जो मिला है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। या अगर पोलर फॉर्म में कहें तो जो फेज शिफ्ट होना चाहिए लूप गेन का, क्योंकि हम एंगल में ले रहे हैं, वो या तो 0 डिग्री होना चाहिए या तो 360 डिग्री होना चाहिए। सो फॉर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के प्रिंसिपल से हमें ये क्लियर हो रहा है, फॉर ऑसिलेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉग loop gain AVB must be at least 1, or in form of an angle the phase shift of the loop gain AVB is equal to 0 degree or 360 degree. Frequency stability. Now the frequency stability actually क्या होता है ऑसिलेटर की frequency stability? हम देखते हैं, the ability of the oscillator circuit to oscillate at one exact frequency is called the frequency stability. I think बहुत simple language में लिखा हुआ है कि एक फिक्स जो से फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ऑसिलेट करने की जो एबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी होती है, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी कहते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी हमेशा रहती है? नहीं, उसे कुछ न कुछ फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और वो फैक्टर जो है वो सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर चेंज। जैसे टेम्परेचर वेरी होता है तो जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है वो भी चेंज होती है, वो भी फिक्स नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं रह पाता, है ना। दैट मीन्स वो किसको इफेक्ट करती है, वो जो ऑपेम्प का जो गेन होता है, हमारे सर्किट का जो गेन होता है उसको वो प्रभावित करती है। सेकेंड, चेंज इन द डीसी पावर सप्लाई। सो अगर पावर सप्लाई में वेरिएशन हो रहा है तो डेफिनेटली जो ओपेम का गेन है वो प्रभावित होगा। तो ये जो दो चीजें हैं वो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एक्चुअली में जो डिपेंड करती है वो गेन पे डिपेंड करती है, ओपेम गेन पे, जिसके कारण हमें इन दोनों को अगर रेक्टिफाई करना है तो एक तो टेम्परेचर कंट्रोलर यूज करना होगा, है ना, टू रेक्टिफाई द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। और दूसरा पावर सप्लाई ऐसी यूज करनी होगी कि वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो। सो अगर हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज करके और टेम्परेचर को चेंज करके चेंज ना होने दे, दैट मीन्स टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज करें, तो क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम से, दैट मीन्स गेन ऑफ द ओपेम जो अफेक्ट हो रहा है उससे क्या किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। So temperature change and change in the DC power supply can variate the gain of the op amp. So what we have to do, we have to use the temperature controller and regulated power supply to rectify this problem. That is the frequency stability. Next, phase shift oscillator. Actually the types of the oscillator था। तो types of the oscillator अगर हम जाते हैं तो types of the oscillator में हमें actually कौन कौन सा oscillator मिलते हैं, एक RC oscillator मिलता है, एक LC oscillator मिलता है ना, और एक crystal oscillator मिलता है। क्रिस्टल भी हम पढ़ते हैं कई जगह। आरसी ऑसिलेटर जो होता है वो एक्चुअल में ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, साइनोसॉइडल जिसका वेव फॉर्म रहता है ना। और एलसी ऑसिलेटर जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। स्क्वायर वेव और ट्रायंगल वेव जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो होता है। और क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है वो ट्रायंगल वेव जनरेटर होता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा जो उसके अंतर्गत जो टाइप्स पढ़ेंगे उसमें एक फेज शिफ्ट पढ़ेंगे और दूसरा जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा व्हीन ब्रिज। और उसका सर्किट डायग्राम हम देख सकते हैं कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है उसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। क्या क्या ये कंसिस्ट करता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, उसके थ्री आप देख सकते हैं नीचे आरसी कैस्केड, ये आरसी कैस्केड नेटवर्क लगा हुआ है फीडबैक सर्किट में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। तो फेज शिफ्ट कंटेन वन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड आरसी कैस्केड नेटवर्क एज ए फीडबैक सर्किट। तो हेयर द ओपेम्प इज यूज्ड इन द, किसमें है, ओपेम्प इज यूज्ड इन द inverting mode. There means the any signal coming at the inverting terminal is shifted by 180 degree.
तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगा, अगर आपका सिग्नल कोई भी इनपुट में आएगा तो वो कितने एंगल से शिफ्ट हो जाएगा, 180 डिग्री से। और एक एडिशनल, चूंकि हमें सिग्नल 0 पर चाहिए फिर से वापस, तो अन एडिशनल 180 फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशंस इज प्रोवाइड बाय द, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, इसके द्वारा। क्योंकि हमने अभी रिक्वायर्ड केस पढ़ा था ऑसिलेटर के लिए कि जो टोटल रिक्वायर्ड केस में जो होना चाहिए गेन, वो होना चाहिए 360 डिग्री का फेस होना चाहिए या 0 डिग्री। सो इन्वर्टिंग तो 180 डिग्री दे देगा, तो नेक्स्ट इन्वर्टिंग 180 डिग्री और उसमें ऐड करना है। तो जो आरसी कैस्केड हमारा फीडबैक सर्किट लगा हुआ है वो क्या करेगा, उस 180 डिग्री को देगा, जिससे 360 डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फेज शिफ्ट जो टोटल होगा लूप का वो कितना हो जाएगा, 360 degree. So when the phase shift of the cascade is exactly 180 degree, ये आपका जब exactly 180 degree, then the gain of the amplifier is large. देखिए हमने कहा था इन्वर्टिंग आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है और आरसी कैस्केड सर्किट जो है वो एग्जैक्ट अगर 180 डिग्री दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो गेन होगा हमारे ऑसिलेटर का वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और सर्किट जो है वो जो भी हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होगा यहाँ पर, उसे अगर हम लिखना चाहें, सिर्फ फॉर्मूला उसका जानना चाहें, तो हम लिखते हैं उसे एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई √6 RC। ये इसका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं देखना है, ये फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 0.065 अपॉन 0.065 अपॉन RC। ओके, सो इन दिस फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली गेन हमें मिलता है, जो AV हमें मिलता है, जो RF अपॉन R1 हमें मिलता है, वो RF अपॉन R1 की जो वैल्यू आती है इस फ्रीक्वेंसी पे, RF अपॉन R1 मॉड की जो वैल्यू आती है वो एक्चुअल में नियर 29 आती है। दैट मीन्स जो RF की वैल्यू होती है वो कितनी मिल जाएगी हमें, RF इक्वल टू 29 इंटू R1। फीडबैक रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 का 29 मल्टीपल होता है। तो द सर्किट विल प्रोड्यूस्ड क्या करता है, ये सर्किट एक्चुअली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है ना, किस फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, इस गेन इज 29 एंड द टोटल फेज शिफ्ट कितना हुआ यहाँ पर, 360 डिग्री। गेन 29 ऑफ R1 और टोटल फेज शिफ्ट जो हुआ वो कितना हुआ, 360 डिग्री। ओके, अगर हमें आउटपुट एम्पलीट्यूड को बहुत अच्छा चाहिए, आउटपुट एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा चाहिए, तो उस कंडीशन में टू ऑब्टेन द आउटपुट एम्पलीट्यूड इज गुड, वी हैव टू यूज बैक टू बैक जेनर कनेक्टेड कनेक्शन इन आउटपुट सर्किट, जहां जैसा आप यहां देख पा रहे हैं। टू डिजायर एम्पलीट्यूड of output we have to use or we have to connect the back to back Zener diode। जेनर डायोड हमने यहाँ पर देखिए कनेक्ट किया है, जो क्या करता है, एम्पलीट्यूड को संरक्षित रखता है, जिसके कारण अगर हमें रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड अच्छा चाहिए तो हमें बैक टू बैक जेनर डायोड यहाँ पर क्या करना होगा, यूज करना होगा आउटपुट में। तो ये था फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आपने पहले भी पढ़ा है, ट्रांजिस्टर से भी पढ़ा है, यहाँ पर ओपेम्प से है ये। ठीक वैसे ही विन ब्रिज ऑसिलेटर है, विन ब्रिज ऑसिलेटर का सर्किट भी आपको दिख रहा है। एक्चुअली ये ब्रिज टाइप का जो आपको बना हुआ नीचे का सर्किट दिख रहा है, दोनों सर्किट है, जो पहला जो है नॉर्मल सर्किट और दूसरा ब्रिज टाइप का है ना। टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट मस्ट बी 0, ये तो हमें मालूम है ना। लेकिन ये ऑसिलेटर का प्रिंसिपल कहता है। तो ये कंडीशन अकर्स होने के लिए ब्रिज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस में। आप पढ़ते आ रहे हैं ब्रिज को कैसा होना चाहिए, बैलेंस में। और उसके लिए जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ये विन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, दैट मीन्स जो एफ नॉट अभी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 पाई ओनली RC, ये विन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए। या जिसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें ये वैल्यू मिलती है 0.159 है ना, अपॉन RC। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो कैपेसिटर और रजिस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं RC जो लगा हुआ है ना,
If the resistors and capacitors value are equal and at this frequency the gain required for the sustained oscillation is equal to जो हमारा AV है वो हमें मिलता है AV equal to actually what 1/B, वो हमें वैल्यू मिलती है 3। तो सस्टेन ऑसिलेशन के रिक्वायरमेंट के लिए जो गेन की वैल्यू या हम कह सकते हैं 1 प्लस RF/R1 की जो वैल्यू होगी, RF/R1 की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए 3। इसका मतलब RF/R1 कितना होना चाहिए 2, यानी कि RF की वैल्यू कितनी होगी, RF की वैल्यू में यदि सीधे निकालूं तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2 into R1। तो सिंपल थ्योरी तो इसकी सेम ही है, विन ब्रिज ऑसिलेटर की बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। तो विन ब्रिज ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करना है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है नहीं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कितना गेन होना चाहिए, प्रिंसिपल उसका क्या कहता है, सिर्फ ये। तो ये आपके ऑसिलेटर्स थे। अब ओपेम्प वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जनरेटर्स बचा हुआ है और वोल्टेज रेगुलेटर बचे हुए हैं, है ना। तो इन दोनों टॉपिक को खत्म करने के बाद मॉड्यूल 1 हमारा कंप्लीट होगा और मॉड्यूल 1 के बाद हम सेकेंड पेपर का मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे। ये ओपेम्प हमारा पूरा खत्म होगा, है ना, 2-4 दिन में उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मुझे एक बार अटेंडेंस लेनी रहती है, आप लोग लेफ्ट मत होइएगा अभी, ठीक है।